agent which mainly inhibit the ergosterol synthesis. इनका मेन रोल कहाँ है? सिंथेसिस में इनहिबिट करने का है। अच्छा, सिंथेसिस में इनहिबिट करने का है तो कैसे इनहिबिट करते हैं? हमने एक एंजाइम की बात किया था, वो याद है? C14 अल्फा डीमिथाइलेज। ये हमारा एंजाइम होता है जिसको हमारे एजोल क्लास की ड्रग इनहिबिट करते हैं। और एजोल की बात करते हैं तो एजोल में दो ड्रग मतलब दो क्लासेस हैं। एक हमारा कहलाता है इमिडाजोल और दूसरा हमारा कहलाता है क्या? ट्रायाजोल। अच्छा, कल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर वोरिकैनाजोल या पोशोकैनाजोल की टैबलेट भी तो मार्केट में आती है। पहले एक मिनट, मैंने ये कब बोला कि टैबलेट नहीं आएगी? कंफ्यूजन क्या शायद मुझे लगता है आप लोगों में, जरा ध्यान से सुनो। मैंने इमिडाजोल में दो क्लासेस बोला है, एक हमारी कहलाती है टॉपिकल और दूसरी हमारी आती है दैट इज द सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में हमने बोला था कौन सी? कीटोकैनाजोल, और टॉपिकल में हमने कम की बात किया था। परफेक्ट, यही थी हमारी ड्रग। और जब आप ट्रायाजोल की बात करते हो तो हमने यहां पे बोला था ये सभी हमारी सिस्टेमिक हैं। और जब सभी सिस्टेमिक है तो हमने ड्रग यहां पे देखा था फ्लुकेनाजोल, वोरिकैनाजोल, इट्राकैनाजोल एंड हमारा पोशोकैनाजोल। तो फुल वीआईपी की बात किया था। हमारी ड्रग ये काम कैसे कर रही थी? हमने बोला हमारा जो लेनोस्टेरॉल होता है, लेनोस्टेरॉल से बनता है क्या? लेनोस्टेरॉल से बनता है एर्गोस्टेरॉल, और यहीं पे हमारा एंजाइम लगता है C14 अल्फा डीमिथाइलेज। और आपकी जो एजोल क्लास की जितनी भी ड्रग होती है ना, चाहे वो ट्राया हो चाहे वो इमिडा हो, वो सभी इस एंजाइम को ही इनहिबिट करेंगी। और अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, जस्ट इमेजिन, अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो हमारा एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, यानी फंगस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। प्रोसेस नहीं हो पाएगा मतलब क्या? साइडल या स्टैटिक? जरा देखो काम कहां करने वाली है। एर्गोस्टेरॉल जो रिस्पॉन्सिबल है सेल मेम्ब्रेन के लिए, और ये सेल मेम्ब्रेन के एक्शन को मतलब सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रही है, तो होगी क्या? साइडल होगी। करेक्ट है, साइडल देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक चीज और तो सुनो। अभी मैंने यहां पे बोला है कि ये सिस्टमिक है, क्वेश्चन मेरा भी वही है। अगर ये बोला गया कि सिस्टमिक है तो क्या इसका मतलब सिर्फ पेरेंटल ही होता है क्या? सिस्टमिक में सिर्फ पेरेंटल आता है क्या? कार्तिक बेटा इधर ध्यान दो, छोड़ो जाने दो। तो अगर सिस्टमिक सिर्फ नहीं आता, ओरल भी तो आएगा ना, और अगर ओरल भी आएगा तो टैबलेट तो आएगी ही आएगी ना। जरा कंफर्म करो जिनको ये डाउट था कि सर इट्राकेनाजोल की टैबलेट भी तो आती है, सर फ्लुकेनाजोल की टैबलेट भी तो आती है। हाँ, पॉइंट क्या था जरा ये समझिएगा। पॉइंट केवल ये था कि हमारी ये वो ड्रग है जो टॉपिकल काम करती है। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि कीटोकैनाजोल ये सिस्टमिक और टॉपिकल दोनों काम करती है। सिस्टमिक में पेरेंटल भी आता है, इंटरनल भी आता है, यानी ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशनल, नेजल, ये सभी हमारे सिस्टमिक के ही तो पार्ट हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मनीष बेटा थोड़ा कंफर्म करिएगा जरा। अगर ये सिस्टमिक के ही पार्ट है तो सिस्टमिक में तो सारे तरह से हो सकते हैं। बस ये हमने बोला कि ये ड्रग हमारी जो है ये केवल टॉपिकल यूज की जाएंगी। कंफ्यूजन दूर हुआ? अब चला जाए तो हमने क्या बात किया, हमारी इमिडाजोल मींस एजोल, these are the drug which inhibit the लेनोस्टेरॉल 14 डीमिथाइलेज। उसी को हमने पूरा बोला है C14 अल्फा डीमिथाइलेज बोला है। फ्लुकेनाजोल पाउडर भी तो अवेलेबल नहीं, फ्लुकेनाजोल का पाउडर नहीं, पाउडर तो आपको इकोनाजोल या मिकोनाजोल का या क्लोट्रिमाजोल का ही मिलता है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। आइए थोड़ा इधर आओ। इम्पेयर एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, मेनली ये एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस इनहिबिट करेंगी। कैसे? जरा देखो,
स्क्वेलिन स्क्वेलिन 2,3 एक साइड बनता है और यहां से बनता है लेनोस्टेरॉल, लेनोस्टेरॉल से बनता है एर्गोस्टेरॉल और एंजाइम क्या लगता है C14 अल्फा डीमिथाइलेज यानी अल्फोटीन अल्फा डीमिथाइलेज हमारी एजोल उसी क्लास के ड्रग को इनहिबिट करती है। और अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा और अगर एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा तो जस्ट इमेजिन क्या फंगस का सेल मेम्ब्रेन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमने बोला एजोल्स दीज आर द ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द इमिडाजोल एंड ट्राइआजोल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी रखती है और इनहिबिट करती है 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को। मेनली हमारा ये साइडल एक्शन हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, इमिडाजोल की अब बात करेंगे तो इमिडाजोल में हमने पहले बोला इमिडाजोल में हमारे कई ड्रग आती हैं, जैसे कम के बारे में हमने बोला क्लोट्रिमाजोल, क्लोट्रिमाजोल मोस्ट कॉमन होती है और हाँ इसका मेनली यूज टॉपिकल ही होता है। तो टॉपिकल जो इन्फेक्शन होता है ना, रिंगवॉर्म, टीनिया सोलियम, इनमें हमारा इसका ज्यादा यूज किया जाता है। टॉपिकल की बात करेंगे। वाइल अगर जब आप बात करोगे लाइक इकोनाजोल, ये भी हमारी टॉपिकल है, मिकोनाजोल ये भी टॉपिकल है। इकोनाजोल की बात करेंगे, ये भी क्लोट्रिमाजोल के जैसे ही काम करेगी। सुपरफिशियल इन्फेक्शन, जितने भी डर्मेटोफाइट्स वाले इन्फेक्शन होंगे उनमें हमारी ये काम करेगी। डर्मेटोफाइट्स क्लियर है, डर्मिस पे जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं वहीं पे हमारी, या वेजेनाइटिस इन्फेक्शन में भी हमारे ये काम करेंगे, वो भी टॉपिकल ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो अभी और भी, और कौन सी बारी, मिकोनाजोल, कहां भाई, चलो आ जाओ। मिकोनाजोल की बात किया जाए, मिकोनाजोल हाईली एफिशिएंट ड्रग और हाँ ये भी हमारा टॉपिकल काम करेगा। गुड पेनिट्रेशन पावर, सिंगल एप्लीकेशन स्किन पे काम करेगा। देखो यहाँ पे पेनिट्रेशन है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पेनिट्रेशन है। और अगर पेनिट्रेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टमिक चला गया। हमने सिंपल यहाँ पे बोला कि इसका मेनली काम हमारा कहाँ पे होगा, टॉपिकल ही होगा। सभी टॉपिकल ही काम करेंगे, बस एक ही लाइन यहाँ पे क्लियर है। और टॉपिकल का मतलब तो डर्मेटोफाइट्स आप ऐसे ही क्लियर कर जाओगे कि डर्मेटोफाइट्स में काम करेगा। डीप माइकोसिस यानी जो इंटरनल इन्फेक्शन है उनमें हमें इसका ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही ऑक्सीकेनाजोल के बारे में बात करेंगे, ये भी हमारा टॉपिकल ही है। ये भी डर्मेटोफाइट्स या वेजिनाइटिस इन्फेक्शन में यूज किया जाएगा क्योंकि कम सारे टॉपिकल है। पहली लाइन का आंसर यही था। कम में क्या, टीनिया ये फंगस होता है। टीनिया सोलियम नहीं सुना है, टीनवॉर्म नहीं सुना, रिंगवॉर्म ऐसा कुछ आते हैं। हाँ जी आ जाइए। अब दूसरा कौन सा आया, सिस्टमिक। चले दूसरा कौन सा चले, सिस्टमिक की बात करें। सिस्टमिक हमारा किस में आ जाएगा, कौन सी ड्रग आएगा, कीटोकैनाजोल। कौन सा आएगा, कीटोकैनाजोल। और अगर आप कीटोकैनाजोल की बात करेंगे, इमिडाजोल डेरिवेटिव में सिस्टमिक में काम करने वाले इमिडाजोल सिस्टमिक की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो कीटोकैनाजोल की क्या प्रॉपर्टी आ जाती है। थोड़ा और पहले चलते हैं। जब आपने जनरल फार्माकोलॉजी कुछ ऐसा पढ़ते हो तो जनरल फार्माकोलॉजी में आपको एक चीज आता है, क्या, हाँ जी, जनरल फार्माकोलॉजी में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि हमारी जो कीटोकैनाजोल ड्रग होती है, ये कीटोकैनाजोल क्या करती है, हमारी एंजाइम इनहिबिटर होती है। अब एंजाइम इनहिबिटर है तो और साथ ही साथ ये कीटोकैनाजोल हमारे गायनेकोमेस्टिया भी कॉज करती है, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन भी इनहिबिट करती है। जरा ये भी पॉइंट नोट करना, कीटोकैनाजोल गायनेकोमेस्टिया भी करेगी, ये हमारा साथ ही साथ क्या करेगी, हमारे एंजाइम इनहिबिटर का रोल प्ले भी करेगी। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आइए, हमने यहाँ पे क्या बात किया, इट इज द फर्स्ट ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग। ये डर्मेटोफाइट्स यानी टॉपिकल और डीप माइकोसिस यानी इंटरनल दोनों में काम करने वाली है। और अगर इसकी मेनली बात किया जाए, इसका जो एब्जॉर्प्शन कीटोकैनाजोल का गैस्ट्रिक एसिडिक में हमारा इसका ज्यादा होता है। ये एंड्रोजन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। जब आप हार्मोन पढ़ोगे ना तो हार्मोन में देखोगे कि हमारे ये स्पर्म के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, उसके हमारे यहाँ पे अलग अलग रोल प्ले आएंगे। तो गायनेकोमेस्टिया कॉज होगा, यानी मेल में फीमेल के कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, यानी सिंपली बोलेंगे कि मेल में फीमेल का कैरेक्टर डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द गायनेकोमेस्टिया। और अगर आपने इसको लंबे टाइम तक यूज कर दिया तो जो मेल है
वो परमानेंट क्या हो जाएगा, ओलिगोजुइस्पर्मिया का पेशेंट हो सकता है। और अगर फीमेल यूज किया जा रहा है तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज वगैरह इसकी चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा इसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों की बात किया जाएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक नहीं, शॉर्ट टाइम तक ही यूज किया जाएगा। वाइल अगर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज कम्स अंडर द ट्रायाजोन, और ट्रायाजोन में हमने केवल बात किया ये सभी, ये टॉपिकल नहीं है, इनका मेजर टारगेट क्या है, ये सिस्टमिक के रूप में ही यूज किए जाएंगे, चाहे इंट्राकाइनाजोल, एक ही के बारे में बात करेंगे, थोड़ा उनको समझिएगा। इंट्राकाइनाजोल दिस इज द फंजीस्टैटिक, बट समझिएगा ये थोड़ा सा अलग कहानी जा रही है। सेल मेम्ब्रेन पे काम करके फंजीस्टैटिक कैसे, अभी तक तो सभी हमारे साइडल थे, इसका रीजन समझिएगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल हमारा, अगर सपोज किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, वहां पे इसका रोल सबसे बड़ा होता है। क्योंकि अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है तो उसमें फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, वहां पे इसका ज्यादा यूज किया जाता है। सो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ब्लास्टोमाइकोसिस। अगर सपोज ब्लास्टोमा में फंगल का इन्फेक्शन होगा, ब्लास्टोमा क्लियर है, यानी जब न्यूबॉर्न बेबी प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा वहां पे ब्लास्टोमा का फॉर्मेशन होगा, वहां पे हमारा इसका ज्यादा अच्छे से यूज होता है। यानी एचआईवी के पेशेंट की बात करें, वहां पे हमारा एचआईवी के पेशेंट को ये ड्रग दी जाती है ताकि फंगल इन्फेक्शन से उस पर्सन को बचाया जा सके। न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक करेगा, खासतौर पर स्पास्टिक पैरालिसिस। अच्छा, ये पैरालिसिस दो टाइप से आएंगे, एक हमारा कहलाता है स्पास्टिक पैरालिसिस और दूसरा हमारा कहलाता है फ्लैसिड पैरालिसिस। दोनों वर्ड को क्लियर करिए। फ्लैसिड पैरालिसिस मतलब तुरंत उसने मसल्स को इनहिबिट किया और मसल्स पैरालाइज्ड हो जाए, फ्लैसिड पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस यानी धीरे 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 उसने इतना बार काम किया कि उसकी वजह से होता है ना, एक मिनट समझो, जैसे आप समझते हो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि जब ओल्डर पर्सन होने लग जाते हैं तो उनको गाउट का पेशेंट ज्यादा बनने लग जाते हैं, या आर्थराइटिस उनको हो जाता है, क्योंकि उनका जो पानी होता है वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, और ज्यादा काम करने की वजह से उनका वो होता है। दैट मीन्स स्पास्टिक पैरालिसिस हमारा, जब हमारी ड्रग धीरे 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 क्या करती है ना, सिंपली न्यूरोमस्कुलर को बार बार ब्लॉक करेगी, बार बार ब्लॉक करेगी, बार बार ब्लॉक करेगी, उसकी वजह से हमारा जो पैरालिसिस डेवलप होगी उसको बोलेंगे स्पास्टिक पैरालिसिस। लेकिन फ्लैसिड पैरालिसिस जब आप आगे चलोगे ना, एंटी हेलमिंथिक पढ़ेंगे ना, वहां पे इसके बारे में हमारा दोनों चीजें आएंगी। कीटोकाइनाजोल हमारे इनहिबिट करेगी जितने भी हमारे साइटोक्रोमल एंजाइम है, उन सभी को इनहिबिट करेगी। सो इनहिबिट द हेलमिंथ स्पेसिफिक एंजाइम फ्यूमरेट रिडक्टेज, यानी हेलमिंथीज में भी हमारे यूज हो सकते हैं। को एडमिनिस्टर्ड विद द टर्फेनाडिन के साथ दिया जाता है इंट्राकाइनाजोल, और वहां पे डिसरेथमिया हो सकता है, यानी बोल सकता हूं ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगा, ये भी एंजाइम इनहिबिटर होता है, एज लाइक द कीटोकाइनाजोल की तरह ये भी हमारा इनहिबिट करेगा। बहुत ज्यादा इस पे मत जाइएगा। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड मतलब किसी पर्सन का अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रखा है तो उसको बोलेंगे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड बोला जाता है। साइड इफेक्ट कई सारे हमने बोला ना, टॉर्सिड डी पॉइंट इसमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंजाइम इनहिबिटर है तो दूसरे ड्रग के साथ इसको नहीं दिया जाएगा। हाँ, हेलमिंथीज में इसका यूज हो सकता है, ये हमें एडवांटेज देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ कवर होते हैं। एंड लास्ट क्लास दैट इज कॉल्ड एज द टर्फेनाडिन, दैट इज द एलाइल एमीन डेरिवेटिव, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? एलाइल एमीन डेरिवेटिव जो हमारा स्क्वेलिन से बनता है, स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड, और एंजाइम लगता है कौन सा? स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्सीडेज। स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्सीडेज, उसी को हमारी ये एलाइल एमीन वाली ड्रग्स होती हैं वो इनहिबिट कर देती हैं। अब जिससे स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड नहीं बनेगा, अब जस्ट इमेजिन अगर स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड नहीं बना तो क्या आगे का प्रोसेस हो पाएगा? एर्गोस्टेरॉल बन पाएगा क्या? इनहिबिटर ऑफ द स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज, जिसको हमने नाम क्या दिया था? स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। और अगर ये इनहिबिट हो गया तो हमारा आगे का प्रोसेस कहां? क्योंकि स्क्वेलिन से लेनोस्टेरॉल बनेगा तब तो एर्गोस्टेरॉल बनेगा, और यही स्क्वेलिन से जब स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड बनता है बाय द इपॉक्सीडेज एंजाइम, उसी को तो ये इनहिबिट कर देती है। सिंपल, टॉपिकल यूज की जाएगी, सिस्टमिक भी यूज की जाएगी, दोनों हमारी ये काम कर सकती है। चलो, हाँ जी, साइडल में आएगा। अच्छा, एक चीज और, जब आप अदर ड्रग की बात करते हैं तो टोलनाफ्टेट, सेलेनियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड, या आप बात करते हो व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट। हाँ, व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट का कंसंट्रेशन जरूर लिखना। व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट का कंसंट्रेशन में हमारा होता है बेंजोइक एसिड एंड द सैलिसिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड 1:2 के रेशियो में, यानी 3% हमारा होता है बेंजोइक और
6% होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। जरा इसको एक बार लिखिएगा, 1:2% यानी 3% होता है हमारा बेंजोइक एसिड और 6% हमारा होता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। किसमें, व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट, कॉम्बिनेशन है। अब आप सिंपली उसको बोल सकते हो, मैंने उल्टा बोला क्या, रुको 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 रुको, 3% सैलिसिलिक एसिड एंड 6% बेंजोइक एसिड। हाँ ये है हमारा व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट। 3% सैलिसिलिक एसिड एंड 6% हमारा बेंजोइक एसिड, ये हमारा होता है व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट। और आपसे कभी कभी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितने परसेंट यहाँ पे हमारा होता है, ठीक। तो टर्मिनाफिन, इसी तरह हमारा टोलनाफ्टेट की बात करेंगे, या सेलेनियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सभी हमारे एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टी, इनका कोई खास एंटी फंगल प्रॉपर्टी नहीं है, मेनली इनमें क्या है, एंटी मेटाबोलाइट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और उसकी वजह से चाहे फार्मासिस्ट, चाहे डीआई, चाहे जीपैट, सब में कई बार ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो हमने क्या बोला, इट इज टोलनाफ्टेट जैसे है, ये हमारा पुअर पेनिट्रेशन होता है, मेनली सुपरफिशियली काम करता है, इसका ज्यादा हमारा यहाँ पे एक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो मेजर चीजें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका था, उन पे अब ज्यादा आपके लिए काम की चीज नहीं है। एजोल